नमस्कार। आजकल बहुत जोरों से भ्रष्टाचार के ऊपर में चर्चा चल रही है और प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी लगातार छापा मार रहा है। सीबीआई केसों की जांच ले रही है, सीबीआई केस की जांच ले रही है और इत्तफाकन ये सारे मामले जो उठ रहे हैं सब राजनेताओं के घर में ही उठ रहे हैं। और एक विपक्ष ने एक तय कर लिया है कि कोई भी छापा और किसी भी कार्रवाई के बाद पब्लिक डोमेन में क्या बोलना है। मोदी को गाली देना है, मोदी जी बदले की भावना से कर रहे हैं। मतलब साफ है कि विपक्ष ये चाहता है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही विपक्ष के नेताओं पर न करे। आम पब्लिक के लिए कानून है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई जांच एजेंसियों को माने आदेश न दिया जाए कि इनको इनकी संपत्ति के बारे में पूछा जाए, इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए। ये नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से कि जब मोदी जी ने 2014 में जब पहला चुनाव वो लड़ रहे थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे, तो वो हर भाषण में करीब करीब एक बात बोलते थे कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। ये बात बहुत ही सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में चर्चा में आया था। दूसरी बात उन्होंने कहा था, लोकसभा के अंदर कहा था कि देश की संपत्ति को जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, ये तो उनका मुख्य एजेंडा था। भ्रष्टाचार के ऊपर 0% का टॉलरेंस तो वो शुरू से बोलते आए हैं। तो जब एक पार्टी का इतना बड़ा नेता जनता के बीच जाकर के ये वादा करता है कि भ्रष्टाचार पर हमारी 0 टॉलरेंस होगी और देश का जिन्होंने लूटा है उनसे मैं निकालूंगा, तो ये तो विपक्ष को समझना चाहिए। उन्होंने भी अपने एजेंडे में जनता को कहा था। अब रह गई बात कि अगर आज उस वादे को वो पूरा नहीं करते हैं तो जनता का विश्वास उन पर से घटेगा। जैसे सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी एजेंडा को लागू करने के लिए तरह तरह की वादे करती है, तो भ्रष्टाचार के ऊपर तो उनका 0% का टॉलरेंस है, शुरू से उन्होंने कहा है। अब आते हैं हम, आप देखिए कि नरेंद्र मोदी का खिलाफ या इस सरकार का या प्रधानमंत्री का खिलाफ विपक्ष क्यों कर रहा है, कौन लोग कर रहे हैं। आप चलिए महाराष्ट्र में देखिए। महाराष्ट्र में सिर्फ सरकार शरद पवार जी ने इसलिए बनवाया था चूंकि उनके परिवार और उनके मंत्री जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे उस पर मिट्टी डालना था, इसलिए शिवसेना को बहका करके उन्होंने सरकार बनवाई। और उसका कांग्रेस जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कभी भी मिल नहीं सकते, वैचारिक मतभेद है शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के अंदर, और बाला साहब कहते थे कि उनका मिलन हो नहीं सकता, उनको लेकर के सरकार में आए। और उसके बाद आप देखिए कितने लोग जेल चले गए, 2-2, 3-3 मंत्री जेल गए, पुलिस कमिश्नर जान बचा करके भागता फिरा, और क्या क्या हुआ महाराष्ट्र में आप सब लोग जानते हैं। अब जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो वो लोग बौखला गए, मोदी को कोसने लगे, मोदी से मिलने की कोशिश किए। इवन शरद पवार तो गांधीनगर तक चले गए अमित शाह जी से मिलने के लिए, चूंकि उनको बचना था। अगर उनके घोटालों की फहरिस्त और जो सरकार जिस पर काम कर रही है, अपुष्ट खबरों के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए 1 में प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय में बोइंग विमान खरीदा गया था। उसमें भी 2,500 करोड़ का उनके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा था, जो अभी जांच चल रही है। अब आप बताइए, सरकार जब कार्रवाई करती है तो दर्द होता है, सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आप ट्विटर पे लिखते हैं, ट्विटर पर खेलते हैं, कहां गया काला धन, क्यों नहीं लाए काला धन, नोटबंदी से क्या हुआ, आपने ये किया, जीएसटी ले गया, जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही। मैं विपक्ष के नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं
कि अगर आपको ऐसा लगता है तो जितनी संपत्ति इस देश का आपने लूट करके रखा है वही पैसा सरकार को सरेंडर कर दीजिए ना, अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। अब मैं दूसरी बात, ये तो महाराष्ट्र की बात थी। अब आप आइए जो आज पश्चिम बंगाल में हुआ है। कितने शर्म की बात है कि एक महिला के घर से, मैं ये नहीं कहता कि वो किसका पैसा था, लेकिन 20 करोड़ रुपया इस तरीके से फेंका हुआ था जिस तरीके से कचरे का ढेर होता है। आप सब लोगों ने फोटो देखा है। अब कुछ दिन पहले यही यशवंत सिन्हा संविधान बचाने की बात कर रहे थे, राष्ट्रपति भवन में उनको मूर्ति नहीं चाहिए, मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात कर रहे थे, वैचारिक क्रांति की बात कर रहे थे। सुबह से यशवंत सिन्हा का कोई बयान तो मैं देखा नहीं हूं, या यशवंत सिन्हा ने कुछ बोला है, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति के कैंडिडेट थे, राष्ट्रपति बनने वाले थे, और ना तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान उसके ऊपर में आया। अब अगर एक एक लोगों के घर से इतने इतने रुपए पकड़े जा रहे हैं, तो जो नहीं पकड़े जा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दीमक की तरह इन लोगों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया है। क्योंकि राजनीति सेवा के लिए तो ये लोग करने नहीं आए। और आज भी जो राजनीति में इतनी क्रेज है, उसका मुख्य कारण है कि राजनीति एक कमाई का जरिया बन गया है। लोग सोचते हैं कि किसी तरह से एक पायदान पकड़ो और उसके बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं है, फिर लूटते रहो 5 साल, फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दो, फिर से दूसरी बार चुनाव जीत करके आ जाओ। अब मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा केजरीवाल का। ये केजरीवाल की जो उत्पत्ति अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से हुई, और उस समय जितनी बड़ी बड़ी बातें ये किया करता था, आप अगर ये देखिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति अपने में ही जज है, अपने में ही ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अपने में ही ये गवाह है। यानी सरकार के पास जो एजेंसियां हैं वो बेकार है, सरकार उसके ऊपर में बेकार का खर्च करती है। चूंकि कोई मामला आने से पहले ही उसको क्लीन चिट दे देता है। मनीष सिसोदिया को मैं इतने दिन से जानता हूं, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो ऐसा कर नहीं सकता है। अब आप बताइए, अगर आपने कुछ नहीं किया है केजरीवाल साहब, तो 144 करोड़ के शराब घोटाले का जो चार्ज आप पे लगा है, आप केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच करने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके मंत्री जेल में हैं, इसके पहले कानून मंत्री आपके हुआ करते थे जो फर्जी डिग्री घोटाला में फंसे, वो जेल चले गए। तो आप देश को यह भी बताइए कि आप कौन होते हैं क्लीन चिट देने वाले। देश की जनता ये जानना चाहती है। इसका मतलब जिस समय आप सत्ता में नहीं थे, सत्ता में आने का प्रयास कर रहे थे, उस समय आप कांग्रेस को पानी पी पी पर के गाली दे रहे थे। आज कांग्रेस के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते। उस समय सारा आरोप आपका कांग्रेस पर था और आप कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोलते थे। पता नहीं कितने हजार पन्नों का चार्जशीट शीला दीक्षित के पास था, ये था वो था, दुनिया भर की तमाम बातें। और आपने जो गलत बयानबाजी और आरोप किसी नेता पे लगाया, और जब उन्होंने आपको मानहानि का नोटिस थमाया तो आपने जाके कोर्ट में सरेआम माफी भी मांगी है। तो कितने बढ़िया आप आदमी है, इसी से आपका चरित्र झलकता है। अब आप आइए, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव जीत करके आई और इतना अमूलचूल परिवर्तन जनता देख रही है, कोरोना काल, इतनी बड़ी महामारी, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इतनी बड़ी परीक्षा ईश्वर ने नहीं ली होगी। विपक्ष ने हर कदम पर प्रधानमंत्री को रोकने का कोशिश किया, हर जगह रोकने का कोशिश किया। जानते हैं क्यों? चूंकि एक व्यक्ति ईमानदारी से इस देश को उसके शिखर पे पहुंचाना चाहता है, उसकी सभ्यता संस्कृति को वापस करना चाहता है, अपने मूल्यों की आधारित रहा। लेकिन आपका काम है गाली देना। 2-4 कुत्ते आपने छोड़ रखे हैं जिसको भौंकना है। टिकट ब्लैक ईयर जिस तरीके का ट्वीट करता है और लेके आता है, और आपके पार्टी का, इवन आपने एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिस भाषा का आपने प्रयोग किया है कि बीजेपी वाले सावरकर की औलाद हैं, हम तो शहीद भगत सिंह का आपने कॉपीराइट ले लिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के कमरे में भगत सिंह का फोटो लगा देने से आप भगत सिंह के इतने बड़े प्रशंसक हो गए। अगर भगत सिंह का ही फोटो लगाना था तो राजगुरु का क्यों नहीं लगवाया, सुखवीर का क्यों नहीं लगवाया, चंद्रशेखर आजाद का क्यों नहीं लगवाया?
किसको ठगना चाहते हैं? आखिर आपकी मंशा क्या है? मंशा साफ है कि ये केजरीवाल कांग्रेस की बी टीम है। और अभी आप देखिए कि जब कोई घोटाला केसीआर का पकड़ा जाता है, जब कोई घोटाला बंगाल का पकड़ा जाता है, जब कोई घोटाला जम्मू एंड कश्मीर का पकड़ा जाता है, या जो चीजें हुई हैं, एक बार भी विपक्ष ने अपने मुंह से नहीं बोला। हमारे बिहार का युवा नेता, जो नेता विपक्ष भी हैं, पीएफआई वाली घटना हुई, पीएफआई के बारे में सारी बातें निकल करके आई, हमारे मुख्यमंत्री ने नेता विपक्ष ने एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। यह क्या साबित करता है? अखिलेश यादव ने नहीं बोला, क्या साबित करता है? क्या बोलना, क्या करना चाहते हैं आप? 2047 में हिंदुओं को कत्लेआम करवाना चाहते हैं आप इस देश के अंदर? आप पर तो भरोसा किया, आपको भरोसा करके आपको सत्ता में रखा देश की जनता ने। आप जब जब वोट मांगने गए, आपको वोट दिया, जिताया, क्या इसी के लिए कि कल चल करके हमारी हमें सड़क पर पटक करके गला रेत दिया जाए? एक शब्द नहीं बोला। सिर्फ निंदा करने से नहीं होता है। मैं मानता आपके दिल में अगर हिंदुओं के प्रति अगर इतना प्यार है तो आप सरकार से कहते कि जी इसकी निष्पक्ष जांच तुरंत होनी चाहिए, लेकिन आपको तो वोट चाहिए। आप कैसे बोलेंगे? आपको पता है कि अगर आपने कुछ बोल दिया तो ये बिदक जाएंगे, वोट नहीं देंगे। अब आपका वो कौन विधायक है जो अभी वक्फ बोर्ड घोटाले में, भर्ती घोटाले में, जिसको सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया और उसकी जांच चल रही है। तो कुल मिला जुला करके ये सारी चीजें मोदी जी को के कार्यक्रम को रोकने के लिए, अगर मोदी जी आपको सब चीज का छूट दे दें तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो गालियां तो उनको रोज सुननी है। चलिए, आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं और प्रधानमंत्री आपकी गाली सुन करके भी अपना काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, कर रहे हैं। अब आपका एक मुख्यमंत्री, जिस पंजाब राज्य का इतना बड़ा डिफिसिट बजट है, इतने मतलब डिफिसिट में, घाटे में चल रहा हो, उसका मुख्यमंत्री सारे दिन में एबीपी न्यूज पे आकर के सिर्फ एक प्रचार करता है कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं। अरे भाई, तू अपने बाप के घर से मुफ्त बिजली दे रहा है, कितनी नीयत तुम्हारी सही है ये तो हमें पता है। नीयत अगर सही थी तो पंजाब में उड़ता पंजाब, नशे का शिकार, युवा वहां के नशे, और तुमने पूरी दिल्ली को नशे की आग में झोंक दिया। मोहल्ले में तुमने ठेके खुलवा दिए। तो दिल्ली के लोग नहीं है और पंजाब के लोग नशा कर। अजीब किस्म का तर्क है। इस तर्क को तो भगवान ही जाने। अब आते हैं हम कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी ने जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, उस समय भी रोड के ऊपर में काफी नाच नौटंकी किया। उनके समर्थकों ने, उनके नेताओं ने तरह तरह की बयानबाजी की। अब उनकी राजमाता कहा जाए, देश की त्याग तपस्विनी इंदिरा जी की बहू, उनको जब ईडी ने बुला लिया, फिर से एक बार ये कांग्रेसी रोड पे उतर गए। चूंकि उनसे तो पूछताछ होनी नहीं चाहिए, वो 75 बरस की बीमार महिला हैं, उतना बड़ा त्याग है इस देश के लिए उनका, उनसे कैसे कोई एजेंसी यहां पूछ सकती है? लालू यादव से पूछताछ हो सकती है, लालू यादव जेल जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के लोगों से पूछताछ हो सकती है, शिवसेना के लोगों से पूछताछ हो सकती है। तब तो कांग्रेसी रोड पे नहीं उतरे थे। लेकिन जैसे ही ईडी ने इनके ऊपर हाथ डाला, इनके पेट में मरोड़ पैदा होना शुरू हो गया। अरे, कानून सबके लिए है। एक अपराधी चाहे कहीं भी छुपा हुआ है तो सरकार की जो एजेंसियां हैं उनको तो खोज के लाएगी। आम पब्लिक के लिए कोई बात नहीं, पुलिस जाएगी, 10 डंडे मारेगी, उठा के लाके जेल में बंद कर देगी। लेकिन जो इतने बड़े घोटालेबाज, जिन्होंने देश की संपत्ति को अपनी बाप की जागीर बना करके रखा है, उनके पीछे अगर केंद्रीय एजेंसी कुछ करती है तो मोदी जी तो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। भाई, यही कहना है, यही नैरेटिव आपको सेट करना है, यही विपक्ष को बताना है। तो ये भी बता दीजिए ना, जितने कैश रुपए पकड़े जा रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को बोलना चाहिए, यशवंत सिन्हा को बोलना चाहिए, विपक्ष को बोलना चाहिए कि रुपए किसके थे, कहां से आए, किस चीज के रुपए थे, बोलना चाहिए। तो उस समय तो आप चुप हो जाते हैं। अब इन घोटालों की फहरिस्त में मैं
एक चीज और कहना चाहूंगा, बिहार के अंदर जो ये नल जल योजना का जो कार्यक्रम चला, इसकी भी जांच केंद्र सरकार को करानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। जितनी लाइटें लगाई गई सांसद निधि से, विधायक निधि से, आज के दिन में वो एक भी लाइट सड़क पर जो लगी वो कामयाब नहीं है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस बात का भी जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर जांच बैठा करके जांच करानी चाहिए कि शौचालय घोटाला बहुत बड़ा स्कैम है। लोगों ने घर में शौचालय रहते हुए भी शौचालय का पैसा ले लिया। नल जल घोटाला 5 साल नहीं चला, अभी तो स्कीम हुआ था, सब के सब खत्म हो गए।